और अब खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी अपनी एक दिवसीय यात्रा समाप्त कर यूएई के अबुधाबी से दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे के बाद यूएई पहुंचे थे। यहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर पीएम मोदी ने चर्चा की। पीएम मोदी अपना फ्रांस का दौरा पूरा करने के बाद शनिवार को यूएई पहुंचे थे। फ्रांस और यूएई ने जिस तरह पीएम मोदी की मेजबानी की वो दुनिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इन दोनों देशों के दौरे में पीएम मोदी के लिए जो भोज दिया गया वो सबसे खास है। ये बताता है कि पीएम मोदी कितनी अहमियत रखते हैं। जी हां, इस खबर में दम है। दा विंसी कोड के सीन देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या है लूवरा संग्रहालय। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ इतिहास को केरने वाले फिल्मकारों की ही पसंद नहीं, ये है ही इतना खास। इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों का घर कहा जाता है। जैसे जैसे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा और वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वीनस डी मिलो समेत कई मूर्तियां यहाँ अपने पूरे दौर को समेटे आराम कर रही हैं। दुनिया में सबसे बड़ा होने के साथ सबसे ज्यादा देखे जाने वालों में से एक है लूवरे। 1190 का एक किला जो 16वीं शताब्दी में शाही महल बना, फिर धीरे धीरे संग्रहालय। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया के साथ साथ फ्रांस के लिए क्या मायने रखता है। इसी में खास मेहमान आया है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा कई मायनों में खास रही। फ्रांस की तरफ से कई ऐसे संकेत मिले हैं जो साफ करते हैं कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्टिल डे परेड का मुख्य अतिथि बनाना, फिर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान और साथ ही लूवरे म्यूजियम में भोज का आयोजन। आखिरी बार यहाँ 1953 में महारानी एलिजाबेथ के लिए भोज आयोजित किया गया था। आमतौर पर नेशनल डे के मौके पर लूवरे म्यूजियम में काफी भीड़ होती है, लेकिन मोदी की मेजबानी के लिए इसे बंद कर दिया गया। वैसे तो यहाँ होने वाले आयोजन में फ्रांसीसी फूड ही होता है, लेकिन इस बार पीएम मोदी के चलते प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया। भोज में भारतीय व्यंजनों को भी परोसा गया। पीएम मोदी शाकाहारी हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए भोज का मेन्यू तैयार किया। भोज के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत खुद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। मैक्रों ही पीएम मोदी को साथ लेकर रात्रि भोज के लिए लूवरे के ग्रेट हॉल में गए। इस रात्रि भोज में फ्रांस की सरकार के मंत्री, बड़े उद्योगपति, कई हाई प्रोफाइल मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस संग्रहालय में नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस के बीच अनेक समानताएं हैं। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी समानता है जिस चाव से हम खाना खाते हैं। मैं देखता हूं कि सभी लोग स्पेशल मेन्यू का आनंद लेने के लिए इंतजार करते हैं। आप सभी लोग भोज में जोश से मेरा साथ दें। फ्रांस ने पीएम मोदी की मेजबानी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जतन किए, लेकिन सबसे खास ये है कि पूरी दुनिया के इतिहास को समेटे हुए संग्रहालय में रात्रि भोज देना। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है यहाँ आखिरी मेहमान नवाजी करीब 7 दशक पहले यानी कि 1953 में महारानी एलिजाबेथ के लिए। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पीएम मोदी के भव्य स्वागत में यूएई भी पलक बावड़े बिछाए बैठा था। फ्रांस की 3 दिवसीय दौरे के बाद शनिवार को पीएम मोदी का प्लेन एयर इंडिया 1 यूएई में उतरा। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने स्वागत किया। अबू धाबी में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई के अधिकारियों ने कई समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया।
यूएई के राष्ट्रपति ने भव्य स्वागत के साथ साथ पीएम मोदी के सम्मान में भव्य शाकाहारी भोज दिया। इधर यूएई के राष्ट्रपति ने अपने कसर अल वतन राष्ट्रपति महल में भव्य भोज की मेजबानी की। इसकी शुरुआत गेहूं से तैयार किया गया एक विशेष पकवान हरीस और खजूर की सलाद से हुई। इसे वहां की ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ परोसा गया था। वहीं स्टार्टर्स में पीएम मोदी के सामने मसाला सॉस और ग्रिल्ड सब्जियां परोसी गई। इसके अलावा सीजनल स्थानीय फल को पेश किया गया। बता दें कि इस भोज का मेन्यू कार्ड सामने आया है। इसमें एक नोट में लिखा गया है कि ये पूरा भोजन शाकाहारी है, साथ ही इसे खास वनस्पति तेलों से तैयार किया गया है। इसमें कोई डेयरी या अंडा उत्पाद नहीं है। पीएम मोदी के स्वागत में दुबई में बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे के साथ पीएम मोदी की तस्वीर को दिखाया गया। उनके स्वागत में लाइट से लिखा गया वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी की फ्रांस की यात्रा पर ट्वीट करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस लीडरों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था, जिस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने पलटवार किया। सुप्रिया श्रीनित ने ट्वीट कर लिखा, एक महिला जो अन्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर एक शब्द भी नहीं बोलती, जो हमारे एथलीट्स के यौन शोषण पर चुप रहती है, जो कमर तोड़ने वाली महंगाई पर चुप है, उनका काम सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना है। दरअसल पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, मणिपुर जल गया। यूरोपीय संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा की गई। पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच राफेल ने उन्हें फ्रांस में बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया, जिस पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया और कहा कि एक व्यक्ति जो भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहता है, एक निराश राजवंश जो मेक इन इंडिया की महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो वो भारत का मजाक उड़ाता है। लोगों की ओर से अस्वीकार किए जाने के बाद वो इस बात से नाराज है कि रक्षा अनुबंध अब राजघराने के दरवाजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। यूसीसी लागू करने को लेकर देश में बहसबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर लगातार जुबानी हमला बोला। अब ओवैसी ने यूसीसी पर विपक्षी दलों को भी घेरा है और कहा कि विपक्षी पार्टियों को खुद में और बीजेपी में फर्क दिखाना होगा। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी यूसीसी का विरोध करेगी। यूसीसी के नाम पर बहुसंख्यक के मत को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। पहले तो लॉ कमीशन 22 लॉ कमीशन को ये बताना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो नहीं बताते और उसमें उन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर नहीं दिया, 21वां लॉ कमीशन का दिया। तो और तीसरी बात यह है कि बड़ी ताजुब की बात, ताजुब ने बल्कि बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2018 में भी मोदी जी ने शुरू कर दिया था, ये चुनाव आ रहे थे 19 के, अब 23 से आप फिर ने शुरू कर दिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात, ये तकलीफदेह बात है कि बीजेपी एक लॉ कमीशन को इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी अगराज व मकासद को पूरे करने के लिए। बड़ी अफसोस की बात है। नहीं, पार्लियामेंट में क्या होगा हमको नहीं मालूम ना। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है और जो शुरू से रहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। एमपी ऑफ एएमएम पार्टी क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। देखिए, आप यूसीसी के नाम पर आप मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी के मॉरल्स को हम पे इंपोज करना चाहेंगे, तो कैसे होगा बताइए? नहीं, अपील करने की जरूरत ही नहीं है। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं ना 24 में, तो फर्क तो दिखाइए, फर्क तो दिखाइए। क्या आप जो बीजेपी एजेंडा सेट करेगी उसी पर चलेंगे? आप फर्क दिखाइए। अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे, मगर आपको तो फर्क दिखाना पड़ेगा ना। मगर वो तो बड़ा एक्सट्रीम क्लब है, बड़े बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें असद ओवैसी जैसे अछूत को तो हमारा साहब ही नहीं पढ़ सकता उनके ऊपर।
वरना पूरे के पूरे उन लोगों को फिर क्या हो जाएगा नहीं मालूम। सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा। इसमें रामपुर की MP MLA कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन DM और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही थीं। कांग्रेस नेता ने मोदी सरनेम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते 7 जुलाई को मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। राउंड अप में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। largest news network और MS नरेश कुमार सहित ट्रांस एशिया बायोमेडिकल कंपनी के अधिकारियों ने मुख्य संसदीय सचिव का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुंदर सिंह ठाकुर ने CVC मशीन की विधिवत पूजा अर्चना कर उसे शुभारंभ किया और कंपनी अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस दौरान अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया। कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है। दरअसल 3000 कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून को खत्म हो गया था और स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मचारियों को काम पर न आने की बात कह दी। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया में एक सड़क हादसे में देहरा की बेटी और ब्रेक के बाद राउंड अप में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां शनिवार को जमकर खूब बारिश हुई। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने भी आशंका जताई कि दिल्ली में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं CM अरविंद केजरीवाल के आवास पर यमुना में आई बाढ़ की समीक्षा की गई और बाढ़ और बारिश से होने वाले संकट को दूर करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में दिल्ली के सभी 6 मंत्रियों को एक बाढ़ प्रभावित जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें हर मंत्री अपने अपने जिलों में पुनर्वास और राहत उपायों की देखरेख करेंगे और इसके अलावा अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट संबंधित मंत्री को देने का आदेश भी दिया गया। कश्मीर में सिख बरादरी आलूची बाग गुरुद्वारे में इमदादी सामान इकट्ठा कर रही है। श्रीनगर को पंजाब के सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए वादी में सिखों का मरकज समझा जाता है। जिस तरह से पंजाब में कुछ दिन पहले बाढ़ आई है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके बाद कश्मीर की जो सिख कम्युनिटी है, यहाँ हम देख रहे हैं आलूची बाग गुरुद्वारा सिख सभा जो है यहाँ की मेन जो है ये मेन सेंटर माना जा रहा है और यहाँ पे हम मौजूद है। यहाँ पे उन फ्लड विक्टिम्स के लिए जो है वो सामान तैयार किया जा रहा है और उसके बाद इसको जो है वो पंजाब यहाँ से भेजा जाएगा और आज जो है एक ट्रक निकलने वाला है और उसके बाद कल और परसों भी जो है वो ट्रकें निकलेंगी और यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी के जो यहाँ पे इस एसोसिएशन के जो मेन मेंबर है वो यहाँ पे मौजूद है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा सामान रखा गया है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, टूथब्रश हो, डायपर हो, जितने भी सैनिटरी के सामान हो या कुछ भी जो मेन बेसिक नीड्स है, जो मेन सामान है उसको यहाँ पे पैक किया जा रहा है ताकि ये पंजाब के लोगों को पहुंचाया जाए। और ऐसा माना जा रहा है कि जो पंजाब के लोग हैं वो भी जब भी यहाँ पे कुछ इस तरह की आपदा आती है, कोई भी यहाँ पे हालात खराब होते हैं, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले जो पंजाब है वो सामने आता है। और यही वजह है कि जो सिख कम्युनिटी कश्मीर की है उन्होंने आज यहाँ पे ये पूरा जो है ये सामान तैयार किया है पंजाब के लिए। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सामान वो कब पंजाब ले जा रहे हैं। हाँ जी, ये जो सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए हुआ है, जो पंजाब में फ्लड आया हुआ है जिसमें हमारे दो चार डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, उनके लिए हम सारा कलेक्शन करके आज शाम को इनको यहाँ से हम रवाना कर देंगे। 2-3 गाड़ी हमारे ट्रक्स जमा हो रहे हैं, तो इन शाम को रात को हम उसको रवाना कर देंगे। उसमें बेसिकली मैं आपसे एक बताऊं, जो हमारा जो
ये सेवा का है, ये हमारे प्रिंसिपल्स गुरु नानक देव जी से ही चलते आ रहे हैं। हमें जो उन्हीं के जो सिद्धांत है उन पे फॉलो करते हुए, और ये नहीं आज हम यहाँ से कर रहे हैं पंजाब, क्योंकि 2014 में देखेंगे जब फ्लड आया हमारे यहाँ पे, तो पंजाब हमारे को सबसे पहले यहाँ आके और हम लोगों की मदद की। उन्होंने कोई जात पात नहीं देखा, कोई कम्युनिटी को नहीं देखा। और ये जो हम भेज रहे हैं ये भी हम नहीं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं दे रहे हैं। हमारे पंजाबी भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख्स हैं, जहाँ पे भी है, और इंसानियत का फर्ज हम निभा रहे हैं। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये जो जो हमारा ना ये सामान आ रहा है, इसमें कुछ हमारे मुस्लिम्स यहाँ पे भी जो कम्युनिटी के हमारे नेबर्स हैं वो भी आके उन्होंने भी डोनेट किया। कुछ एक जेंटलमैन सुबह वो भाई कैश भी दे के गए गुरुद्वारे की सेवा के लिए। जितना जितना मौका मिल रहा है अपनी तरफ से वो सारे सेवा कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से हमें कोशिश है कि हमारी तरफ से बेस्ट होना चाहिए, जितनी हमें हो सकती है हम ये पूरा करेंगे। अभी तक कितने ट्रक पंजाब गए हैं? अभी तक जो हमारा है, हमने कल से ये स्टार्ट किया प्रोग्राम, तो हमारे जो इस वक्त शाम को 3 ट्रक लोड हो रहे हैं। तो जूं ही हमें रिक्वायरमेंट उधर से आएगी तो हम ट्रक यहाँ से रवाना करते जाएंगे। और जो ट्रक हमारे आ रहे हैं वो एक्चुअली एक ट्रक बारामूला से आ रहा है और 2 ट्रक यहाँ से लोड हो रहे हैं। उसके बाद जूं हमारे यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर तांता लगा हुआ है, मतलब कि लोगों के राशन का कि थक ही नहीं हो रही है कि हम बहुत थक चुके हैं आप राशन पकड़ते पकड़ते। इतने लोग राशन ला रहे हैं। हम उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उस 2014 के फ्लड को याद रखकर आज ये इतनी बड़ी उन्होंने बहुत सेवा की है। और ये सेवा सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सेवा मानस के लिए है, इंसानियत के लिए है। हम कम्युनिटी के बगैर और भी यहाँ पे जो है कम्युनिटीज है वो इसमें मदद कर रही है। बिल्कुल, आप सुबह से ही जब से हमारा सोशल मीडिया से यहाँ पर जमा सामान सुबह से होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ही गैर सिख जो हमारे हैं मुसलमान भाई, उन्होंने भी सुबह उनके हमारे पास अल्फाज ही नहीं है उनका शुक्रिया अदा करें कि कितना सामान उन्होंने भी लाया। और बगैर हम, और ये सामान जो जाएगा ये भी वहाँ पर तकसीम किया जाएगा बगैर मजहब व मिलत। और गुरु नानक का मिशन है मानस की जात सब एक है पहचान, मानस इंसान एक है, हमें इंसान की सेवा करनी है। तो ये गुरु नानक का मिशन है, ये चलता रहेगा जब तक ये दुनिया संसार है, ये चलता रहेगा। और हम ये पंजाब के लोग जो है, जो जिस वक्त भी कोई यहाँ पर मुसीबत हो जाए, खाली हमारी सिखों के ऊपर नहीं, जो भी भारत में कोई भी मुसीबत खड़ी होती है तो एक चट्टान की तरफ खड़े होते हैं। आज हम भी उनके साथ इस वक्त चट्टान की तरफ खड़े हैं, उनके जितना भी दुख है हम पूरे शरीक हैं। और बराबर हम जो भी यहाँ से हमें मटेरियल जमा हुआ है हम उनको भेज रहे हैं। और जब तक देखते हैं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक हम चलाते जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही कहना है कि पंजाब के लोग हमेशा जब भी यहाँ पे कोई आपदा आती है तो सबसे पहले वो यहाँ पे जो है मदद के लिए आते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जो दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, उन्होंने भी इनकी मदद की है। और आज जो है यहाँ से 3 ट्रक जाएंगे और कल और परसों भी यहाँ से जो है वो कुछ ट्रकें लोड होकर पंजाब जाएंगी, जहाँ पे सामान बांटा जाएगा। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक के लिए चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और जितन राम मांझी की हम को बीजेपी ने न्योता दिया है। बैठक में इन दलों के नेता शामिल होंगे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी टीम फाइनल करने में जुट गई है। 18 जुलाई वो तारीख है जिस दिन 2024 के चुनावी संग्राम के लिए एनडीए की मुकम्मल तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि 18 जुलाई को ही दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी की तरफ से बैठक का न्योता सहयोगी दलों को भेजा जाने लगा है। बिहार के कई दलों को भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है। जेपी नड्डा ने एलजेपी रामविलास की चिराग पासवान को न्योता भेजा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस को न्योता मिला है और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जितन राम मांझी को भी बैठक में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। 18 तारीख को होने वाली एनडीए बैठक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर आमंत्रित उन्होंने किया है। इस तरह का चिट्ठी आया है और हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग एनडीए के एक अंग के रूप में सब लोग स्वीकार किए। बिहार में कुछ और दलों के भी एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता मिल सकता है, जो या तो एनडीए में शामिल हो गए या जिनकी बातचीत बीजेपी के साथ चल रही है।
जैसे राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश सहनी। मतलब 18 जुलाई को ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि 2024 के रण में एनडीए की सेना में कौन कौन से महारथी हैं। खासकर बिहार में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए का कुनबा कितना मजबूत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक है तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। जेडीयू और कांग्रेस विपक्ष की बैठक को महत्वपूर्ण बता रहे हैं तो बीजेपी ने इसे बेमतलब करार दिया है। 18 जुलाई 2023 सियासी लिहाज से साल 2023 की वो सबसे महत्वपूर्ण तारीख साबित होने जा रही है। यही वो तारीख है जिस दिन पक्ष और विपक्ष 2024 चुनाव से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में जहां एनडीए की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों का महाजुटान होगा। एनडीए की बैठक के लिए जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पुरानी और नए सहयोगियों को न्योता भेज रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष की बैठक का जिम्मा इस बार कांग्रेस के कंधे पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से विपक्षी दलों को न्योता भेजा जा रहा है। 23 जून को पटना में हुई विपक्ष की बैठक में 15 दलों के दिग्गजों का जमावड़ा लगा था। 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली बैठक में 24 दलों के नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। पटना में जितने दल आए थे उससे ज्यादा पार्टियां बेंगलुरु की बैठक में आ गई, तो ये अपने आप एक इंडिकेटर है कि लोग अब कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। 18 जुलाई को होने वाली बैठकों को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज है। जेडीयू और कांग्रेस विपक्ष की बैठक को अहम बता रहे हैं। बात तो सीधी है कि देखिए, जिस दिन से ये बैठक हुई है उस दिन से लोग परेशान हैं, बेचैन हैं। अब हम लोग 18 को बैठक कर रहे हैं तो वो लोग भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की बैठक को बेमतलब करार दिया है। बिना दूल्हे की बाराती का कोई महत्व है क्या? कोई पता ही नहीं है कि इस देश का नेता कौन है महागठबंधन का। जाहिर सी बात है 18 जुलाई को होने वाली इन बैठकों के जरिए दोनों ही पक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अहम खबर हिमाचल से है, जहां सोलन के शांति में सीएम सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नुकसान का जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की। यहां सीएम ने प्रभावित परिवारों को कल तक 1 लाख रुपए देने का भरोसा भी दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आने वाले 4 सालों में हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा और इसके लिए सरकार योजना बना रही है। कल तक सभी प्रभावितों को 1-1 लाख रुपया उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आज बैंक बंद हो गया, जो फौरी राहत 10,000 रुपये दी गई है बहुत कम है, और फिर उसके बाद इनके मकानों का असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट करने के बाद जो भी सरकार के साधन है उसमें इनको सहायता प्रदान की जाए। अभी ध्यान में आया, अभी तो पूरे हिमाचल प्रदेश में पानी बहाल करना है, बिजली बहाल करनी है, मोबाइल के कनेक्शन बहाल करने हैं, रोड को बहाल करना है। बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, 5,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान का आंकलन हम मानकर चले हैं और हिमाचल की जनता भी दान खुलकर कर रही है। सिविल अस्पताल देहरा की डॉक्टर हरमनजीत कौर ने इंसानियत की शानदार मिसाल पेश की। देर रात 3:30 बजे एक महिला की डिलीवरी करवाई। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला को निजी अस्पताल रेफर कर दिया। जैसे ही ये खबर डॉक्टर हरमनजीत कौर को मिली, उन्होंने अपनी गाड़ी को 108 एम्बुलेंस का पीछा किया और फिर कुंडिहार में 108 एम्बुलेंस को रोककर रास्ते में ही गर्भवती महिला की डिलीवरी करवाई। यहाँ चेक करवाया उन्होंने, गया भी ठीक है। बाद में हमारे को यहाँ से बोले टांडा को जाने के लिए। टांडा को जाने के लिए हमारे को टाइम कम था, फिर हमारे को भेजिए थे ज्वालॉजी कुंडिहार में। तो डॉक्टर है वो वहाँ से ऑपरेशन करा के हो जाए, निकल जाएगा बच्चे। तो रास्ते में ही हो गई फिर। रास्ते में ये फिर डोगरा हरमनजीत कौर। किसने कराई? हरमनजीत कौर ने। हरमनजीत कौर ये बड़ी अच्छी डॉक्टर है। उतनी डिलीवरी हुआ है, रास्ते में आपको संभाले हैं। आपको यहाँ से इनको रेफर कर दिया था यहाँ? हाँ जी। तो डॉक्टर कहाँ मिले आपको?
डॉक्टर तो थी मिला गड्डी थी गए थे अपने गड्डी लेके साथ में ही गए थे 10 तारीख जो आया 1000 बजे ना शाम को कल सवेरे 11 तारीख जो 8 बजे के 10 मिनट पर डिलीवरी हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।